आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक के 7वें अध्याय का अध्ययन हम लोग आज करते हैं। 7वां अध्याय है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, अर्थात इसको टर्शियरी या क्वाटरनरी एक्टिविटीज कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रमुख रूप से सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग इंट्रोडक्शन में सीखते हैं कि विज्ञान का परिवर्तन सदैव सीधी रेखा में होता है, अर्थात विज्ञान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही कारण है कि मानव ने तकनीक को खोजकर पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक तथा क्रमशः तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों का द्वार खोल दिया। समाज में रहकर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कानूनी तथा प्रशासनिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः जन सेवाओं को जुटाने वाला क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, डाकघर तथा संचार तंत्र से जुड़े कर्मचारी सभी तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से अंकीय विभाजन को हम देखते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में विकसित और विकासशील देशों के मध्य भारी डिफरेंस पाया जाता है तथा संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण संपूर्ण ग्लोब पर एक समान नहीं है। इसका कारण विभिन्न देशों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि विकसित तथा विकासशील देशों के बीच सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी अंतर को मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो सेवा क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से तृतीयक उद्योग से संबंधित है और इसमें उत्पादन जो होता है वो वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। उत्पादन का तात्पर्य वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। ठीक, तो एक विनिमय होता है। विनिमय से तात्पर्य है वस्तुओं की अदल बदल। ठीक, अब आइए हम लोग इस अध्याय के प्रश्नों को देखते हैं।
ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका उत्तर है गा, व्यापार। व्यापार एक तृतीयक क्रियाकलाप है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इसका उत्तर भी गा है, मछली पकड़ना। इसका उत्तर दूसरे का गा, मछली पकड़ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मछली पकड़ना एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तब किसका है? ये प्राथमिक क्रिया का है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है घा, सेवा। तो सेवा एक ऐसा सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वह काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? उसको चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका उत्तर है खा, विश्वविद्यालयी अध्ययन। विश्वविद्यालयी अध्ययन, विश्वविद्यालयी अध्यापन। खा है विश्वविद्यालयी अध्यापन, ये है, ये चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। छठा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका उत्तर है गा, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसमें है, अगर आगे देखेंगे ये अति लघु में है। इसमें इसका है फुटकर व्यापार सेवा। ये प्रश्न है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो उपभोक्ता को वस्तुएं तथा सेवाएं सीधी विक्रय करने की व्यवस्था फुटकर व्यापार सेवा कहलाती है। फेरी वाले, रेहड़ी वाले, डोर टू डोर माल बेचने वाले तथा छोटे दुकानदार इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अति लघु में, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास सेवाएं इनका उदाहरण हैं। चतुर्थ सेवाएं उच्च बौद्धिक व्यवसाय से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। अगला प्रश्न है,
अंकीय विभाजन क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अर्थात विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी का अंतर ही अंकीय विभाजन कहलाता है। ठीक। और इसके आगे अगला प्रश्न है जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। उत्तर देखिए, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि से तात्पर्य आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र की सार्थकता और वृद्धि को निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। सेवा सेक्टर ने व्यक्ति व्यवसाय तथा उद्योगों का विकास करके अपने सार्थकता को उजागर किया है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दुकानदार, धोबी, नाई, मोची से लेकर लेखाकार, शिक्षक, वकील, न्यायाधीश, परामर्शदाता, चिकित्सकों ने अपनी सेवाओं से विकास के प्रत्येक क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाई है। तीसरा पॉइंट है, लोग हों या व्यवसाय अपनी आय के स्तर के अनुरूप सेवाओं का मूल्य चुकाकर उनका उपभोग करते हैं। इन सेवाओं ने उनके जीवन स्तर तथा उत्पादन स्तर को बढ़ाने में अपनी सार्थकता निभाई है। चौथा पॉइंट है, महामार्ग, पुल, अग्निशमन, चिकित्सा, अनुरक्षण, पर्यवेक्षक, ग्राहक सेवा आदि नियमित सेवाओं ने लोगों के जीवन स्तर से लेकर राष्ट्र के आर्थिक विकास तक वृद्धि करके सार्थक योगदान दिया है। पांचवा पॉइंट है, परिवहन, दूरसंचार, प्रबंधन, अभियांत्रिकी आदि सेवाओं ने आर्थिक विकास की अवसंरचनाएं करके जनजीवन को सुखी ही नहीं बनाया वरन राष्ट्रों के सर्वांगीण विकास में भी सार्थक भूमिका अदा की है। ठीक। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देखेंगे परिवहन सेवाओं की सार्थकता। इसमें पहला पॉइंट है परिवहन। परिवहन व्यापार और वाणिज्य की आधारशिला है। इसी के द्वारा वस्तुओं, क्रेताओं, विक्रेताओं और सेवाओं का परिगमन होता है। वर्तमान में परिवहन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का एक संगठित उद्योग बन गया है। परिवहन वह तंत्र और व्यवस्था है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपयोग को संभव बनाती है। परिवहन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर देता है। परिवहन की दूरी को किलोमीटर, दूरी, मार्ग की लंबाई को समय दूरी तथा यात्रा पर लगने वाले व्यय को लागत दूरी कहते हैं। मानचित्रों में समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची गई रेखाओं को समकाल रेखाएं कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है जाल तंत्र। विकसित परिवहन व्यवस्थाओं के फलस्वरूप जो विविध स्थल मिलकर एक तंत्र की रचना करते हैं उसे जाल तंत्र
या नेटवर्क कहा जाता है। इसका निर्माण योजकों के मिलने से होता है। दो या दो से अधिक मार्गों के संधि स्थल, उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। अगला पॉइंट है संचार तंत्र की सार्थकता में। अब संचार देखेंगे हम लोग। संचार का सामान्य अर्थ है संदेश भेजना, अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें शब्द, तथ्य, विचार, संवाद तथा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किए जाते हैं, संचार तंत्र कहलाती हैं। लेखन के आविष्कारों ने संदेशों को संरक्षित करके परिवहन तथा संचार तंत्र को सार्थक बनाया है। प्राचीन काल में संदेशों को का आदान प्रदान हाथ, पशुओं, नावों, सड़क, रेल आदि का परिवहित किए जाते थे। ठीक। अगला पॉइंट है दूरसंचार। दूरस्थ स्थानों तक विद्युतीय प्रौद्योगिकी के द्वारा संदेश भेजने को दूर संचार कहा जाता है। दूर संचार क्रांति ने विशाल विश्व के कोनों को परस्पर जोड़कर दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दूर संचार व्यवस्था ने समय को सप्ताहों से घटाकर मिनटों में बदल दिया है। दूरभाष और मोबाइल ने नूतन प्रगति करके संचार को प्रत्यक्ष और तात्कालिक बना दिया। ठीक, इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसमें है निम्न में से तृतीय सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो इसमें इसका उत्तर है पहले का है इसका उत्तर, अर्थात संचार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संचार तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्न में से फुटकर व्यापार का प्रकार कौन सा है? इसका उत्तर, दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर है घा। इसका उत्तर है फेरी वाला। तो फेरी वाला फुटकर व्यापार का प्रकार कौन सा है? फेरी वाला। ठीक, घा उत्तर सही। अगला प्रश्न हम देखेंगे निम्न में से कौन दूर संचार से संबंधित नहीं है? तो ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है का वायु सेवा। का है वायु सेवा। वायु सेवा दूर संचार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से नियमित सेवा कौन सी है? नियमित सेवा कौन सी है? ये चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का उत्तर है गा। चौथे प्रश्न का उत्तर है गा, माने महामार्ग। निम्न में से नियमित सेवा कौन सी है? वो है गा महामार्ग। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्न में से चतुर्थक क्रियाकलाप कौन सा है? तो चतुर्थक क्रियाकलाप है गा विश्वविद्यालयी कक्षाएं। विश्वविद्यालय कक्षाएं चतुर्थ क्रियाकलाप हैं। ठीक। अगला प्रश्न है ठेका देकर लक्ष्यता सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाह्य अभिकरण को काम सौंपना निम्न में से क्या कहलाता है? इसका उत्तर है घा बाह्य स्रोतन। ठीक। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर खा है, व्यापार। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। इस प्रकार से आज हम लोग 7वें अध्याय का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत